हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एमसीक्यू। जो एक सीरीज चल रही है उसमें 100 क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तक मैंने 3 वीडियो में 20-20 क्वेश्चन एमसीक्यू उसमें कवर किए हैं, तो 60 एमसीक्यू कवर हो चुके हैं। और अगले जो 40 एमसीक्यू हैं वो 2 वीडियो में आएंगे दोस्तों। एक एक वीडियो इसमें आज मैं अभी बनाने जा रहा हूँ, उसमें आपको बताऊँगा 20 क्वेश्चन एमसीक्यू, और उसके बाद एक वीडियो और आएगा। और टोटल 100 एमसीक्यू हो जाएंगे जो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप देखते रहिए पीके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक बात और, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए हो, जेई एई और भी अदर एग्ज़ाम के लिए, तो वो सारे इस चैनल पे मिल जाएंगे। और भी इसमें जीके वगैरह के वीडियो भी हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। A glass rod when rubbed with silk cloth is charged because। दोस्तों, जब हम ग्लास रॉड को किसी भी सिल्क के कपड़े से, रेशम के कपड़े से क्या है, रगड़ते हैं तो वो चार्ज हो जाती है। क्यों हो जाती है दोस्तों, ये बताना है। तो ऑप्शन क्या दिया गया है? ऑप्शन ए, इट टेक्स इन प्रोटॉन, इट्स एटम आर रिमूव्ड, इट गिव्स अवे इलेक्ट्रॉन्स, इट गिव्स अवे पॉजिटिव चार्ज। दोस्तों, कोई भी जो जैसे ग्लास रॉड है तो वो दोस्तों कब चार्ज होगी? जब उसमें उसके इलेक्ट्रॉन क्या है, रिमूव हो जाएंगे दोस्तों। तो आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है दोस्तों? वेदर सर्किट में बी एसी और डीसी, फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। दोस्तों, जब सर्किट एसी हो या डीसी हो तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव करंट को कम करने में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा इक्विपमेंट है? रिएक्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है या रजिस्टर है दोस्तों? तो एसी या डीसी दोनों कंडीशन में दोस्तों क्या रजिस्टर यूज होता है, वो मोस्ट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है करंट को कम करने में। क्वेश्चन नंबर 63। इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू रिमूव। सबसे ज़्यादा कठिन किसे हटाने में है दोस्तों? बताना में एनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिट, कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से कक्षा से हटाने के लिए, या फिर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिट, पहला इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से हटाने के लिए, या सेकेंड इलेक्ट्रॉन, या फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन। दोस्तों, पहला जो इलेक्ट्रॉन होता है बहुत आसानी से बाहर आ जाता है दोस्तों, लेकिन जो थर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या है, उसे बहुत डिफ़िकल्टी होगी उसे रिमूव करने में। तो आंसर क्या होगा सही? ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 64। व्हेन वन लेग ऑफ पैरेलल सर्किट इज ओपनड आउट, द टोटल करंट विल। हमें दोस्तों बताना है पैरेलल सर्किट में कोई यदि एक लेग है, मतलब एक शाखा क्या ओपन हो जाए तो टोटल करंट क्या कैसे होगी? रिड्यूस हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, या बिकम जीरो जीरो हो जाएगी दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कोई सर्किट है, ये रहा आपका, देखते हैं। अब इसमें बोल रहा है कोई एक लेग ओपन हो जाएगी दोस्तों, तो क्या होगा? रेजिस्टेंस की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जो टोटल रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या होगी? कम हो जाएगी। क्योंकि पैरेलल कंडीशन में जब ये दोनों कनेक्टेड रहेंगे दोस्तों, क्या है, रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है। फिर एक रेजिस्टेंस हट जाएगा तो दोस्तों इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो करंट कैसे हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, मतलब डिक्रीज हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए और सी दोनों क्या है? रिड्यूस और डिक्रीज दोनों क्या है? सेम है, सेम ही होते हैं। कम होना है या दोनों का मतलब कम होना है। तो दोस्तों इसमें आंसर जो दिया गया है वो सी दिया गया है, लेकिन ए एंड सी दोनों हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। इन अ लैम्प इन अ लैम्प लोड, व्हेन मोर देन वन लैम्प आर स्विच्ड on the total resistance of the load increases, decreases, remain same, none of the above। तो दोस्तों हमें बताना है लैंप लोड की दिशा कंडीशन में दोस्तों बताना है ये एक से ज़्यादा लैंप क्या है, स्विच ऑन है, तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा? लोड का डिक्रीज हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66। टू लैम्प्स 100 watt and 40 watt are connected in series across
230 वोल्ट क्या है दोस्तों, एसी करंट में कनेक्ट है। तो बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। 100 वाट लैम्प विल ग्रो ब्राइटर, 40 वाट लैम्प विल ग्रो ब्राइटर, बोथ लैम्प विल ग्लो इक्वली ब्राइट, या 40 वाट लैम्प विल फ्यूज। दोस्तों यहाँ पे देखिए P इक्वल टू क्या होता है, V²/R। ओके फ्रेंड्स, तो P एंड R में कैसा है अब संबंध है, अपोजिट संबंध है। तो जिसका वोल्टेज ज़्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा दोस्तों, कम होगा। वोल्टेज ज़्यादा होगा तो, यदि वोल्टेज क्या है कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो दोस्तों 40 वाट का जो लैंप है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, रेजिस्टेंस ऑफ 220 वोल्ट एंड 100 वाट लैम्प विल बी। हमें दोस्तों बताना है रेजिस्टेंस क्या होगा इसका। तो मैंने अभी बताया P इक्वल टू क्या होता है, V²/R। तो R बराबर क्या होगा दोस्तों, V²/P। तो वैल्यू रख दीजिए आप, 220 × 220/100 वोटेज। एक जीरो से एक जीरो कट जाएंगे तो क्या आएगा आंसर, 484 ओम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, इन द केस ऑफ डायरेक्ट करंट। बताना है इस केस में क्या होगा, डीसी करंट के केस में magnitude and direction of current remains constant, magnitude and direction of current change with time, magnitude of current change with time, magnitude of current remains constant। दोस्तों डीसी करंट में जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे होती है, हमेशा सेम होती है, कांस्टेंट होती है दोस्तों। किसमें, डीसी करंट की कंडीशन। एसी करंट की कंडीशन में क्या, दोनों चेंज होते हैं, किसके, टाइम के रिस्पेक्ट में। दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, when electric current passes through a bucket, when electric current passes through a bucket full of water, lot of bubbling observed, this suggests that the type of supply is। दोस्तों जो कोई पानी से भरी हुई बाल्टी है उसमें यदि हम करंट फ्लो कर रहे हैं तो देखते हैं कि उसमें क्या है, बबल्स निकलते हैं। तो दोस्तों वो कौन सी करंट होगी, डीसी करंट होगी। कौन सी करंट होगी, डीसी सप्लाई होगी। क्वेश्चन नंबर 70, resistance of carbon filament, resistance of carbon filament lamps as the applied voltage increases। दोस्तों बताना है रेजिस्टेंस, कार्बन फिलामेंट लैम्प का रेजिस्टेंस कैसा होगा वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। यदि वोल्टेज हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, रिमेन सेम हो जाएगा, या फिर नन ऑफ द अबव होगा। दोस्तों कार्बन कैसा होता है, सेमीकंडक्टर होता है। जब हम उसका वोल्टेज उसमें बढ़ाएंगे तो दोस्तों उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, कम होगा। तो क्या आंसर क्या होगा सही, डिक्रीजेस होगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 71, बल्ब्स इन स्ट्रीट लाइट। बताना स्ट्रीट लाइटिंग में जो बल्ब होते हैं वो किस में कनेक्टेड होते हैं, सारे के सारे किस में कनेक्ट होते हैं, सीरीज में या पैरेलल में, या फिर सीरीज पैरेलल या एंड टू एंड। तो दोस्तों आंसर है इसका कैसा है, हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। कैसे कनेक्ट होते हैं, पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, फॉर टेस्टिंग अप्लायंस, फॉर टेस्टिंग अप्लायंस द वोल्टेज ऑफ टेस्ट लैम्प शुड बी। दोस्तों जो टेस्ट लैम्प के जो वोल्टेज है वो कैसी होना चाहिए, किसके लिए, टेस्टिंग के लिए। दोस्तों वेरी लो, कम होना चाहिए, लो होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, या कम होना चाहिए, हाई होना चाहिए, या फिर किसी भी वैल्यू की होना चाहिए। दोस्तों हाई होना चाहिए, हमेशा उसका वोल्टेज कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 73, स्विचिंग ऑफ अ लैम्प, स्विचिंग ऑफ अ लैम्प इन हाउस प्रोड्यूस नॉइज इन द रेडियो, दिस इज़ बिकॉज स्विचिंग ऑपरेशन प्रोड्यूस। दोस्तों जब भी हम कभी आपने देखा होगा लैंप का जो है उसे स्विच करते हैं या ऑन ऑफ करते हैं तो दोस्तों रेडियो यदि उसके पास में रखा हुआ है तो उसमें क्या आता है, नॉइज़ आता है दोस्तों। तो वो क्यों आता है ये बताना है। तो इसमें दिया गया है ऑप्शन ए, आर्क अक्रॉस सेपरेटिंग कॉन्टैक्ट, मैकेनिकल नॉइज ऑन ऑफ हाई इंटेंसिटी, बोथ मैकेनिकल नॉइज एंड आर्क बिटवीन कॉन्टैक्ट्स, नन ऑफ द अबव। दोस्तों इसमें कंडीशन दी गई है, आर्क उत्पन्न होता है जब कॉन्टैक्ट अलग होते हैं या जुड़ते हैं,
या फिर मैकेनिकल नॉइज़ बहुत हाई होता है, या फिर दोनों कंडीशन होती हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें सिर्फ आर्क की वजह से रेडियो में क्या आता है, नॉइज़ आता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, स्पार्किंग ऑकर्स when a load is switched off because the circuit has high resistance, inductance, capacitance, impedance। दोस्तों जब इंडक्टेंस ज़्यादा होता है तो आर्किंग उत्पन्न होती है जब भी हम लोड को क्या करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75, कॉपर वायर ऑफ सर्टेन लेंथ, कॉपर वायर ऑफ सर्टेन लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज ड्रॉन आउट टू 3 टाइम्स। किसी कॉपर वायर एक निश्चित लंबाई का है, ठीक है दोस्तों, तो उसे हम क्या करें, तीन तीन टाइम्स में क्या हमें खींच दिया है, लंबा कर दिया है, विदाउट चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में कोई अंतर नहीं किया गया दोस्तों, उसका जो वॉल्यूम है आयतन में उसमें कोई फ़र्क नहीं, कोई डिफरेंस नहीं किया गया, सेम वॉल्यूम रखा गया है, बस उसे 3 गुना लंबा कर दिया गया है। तो न्यू रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा दोस्तों, 1/9 टाइम्स, 3 टाइम्स, 9 टाइम्स या अनचेंज्ड। तो दोस्तों कैसा होगा रेजिस्टेंस उसका, 9 टाइम्स हो जाएगा पहले की अपेक्षा, क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज किया नहीं गया, उसे सीधे सीधा खींच दिया गया। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76, व्हेन व्हेन रेजिस्टेंस व्हेन रेजिस्टेंस एलिमेंट ऑफ अ हीटर fuses and then we reconnect it after removing a portion of it, the power will of heater will। बताना दोस्तों, कोई हीटर का जो एलिमेंट है, रेजिस्टेंस एलिमेंट है, वो फ्यूज हो गया है दोस्तों, और फिर हमने उसे दोबारा से कनेक्ट किया गया, उस पार्ट को हटा के उसे जोड़ दिया गया है। तो उसका बताना है जो पावर होगी वो कैसे हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, रिमेन सेम हो जाएगी, या फिर नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो हमेशा पावर कैसे हो जाती है इस कंडीशन में, बढ़ जाती है। पावर कैसे होती है दोस्तों, बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 77, a field of force can exist only between two molecules, two ions, two atoms, two metal particles। तो दोस्तों एक फोर्स किस किस के बीच में एग्जिस्ट करेगा, दो आयंस के बीच में एग्जिस्ट करेगा दोस्तों, या तो रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन होगा। मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं करेगा, एटम्स के बीच में नहीं करेगा, ना ही कोई मेटल पार्टिकल के बीच में एग्जिस्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 78, आ सब्सटेंस whose molecule consist of dissimilar atoms is called सेमीकंडक्टर, सुपरकंडक्टर, कंपाउंड या फिर इंसुलेटर। दोस्तों इसका राइट आंसर है कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79, इंटरनेशनल international ohm is defined in terms of resistance of a column of mercury, a cube of carbon, a cube of copper, the unit length of wire। दोस्तों इसका आंसर क्या है सही, ऑप्शन ए, a column of mercury। क्वेश्चन नंबर 80, 3 identical resistors are first connected in parallel। दोस्तों 3 रजिस्टर हैं जो उन्हें पहले किस में कनेक्ट किया गया, पैरेलल में, देन इन सीरीज, उसके बाद किस में कनेक्ट किया हमने, सीरीज में कनेक्ट किया। तो द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट कॉम्बिनेशन टू द सेकेंड कॉम्बिनेशन बताना दोस्तों। जो पहले की अपेक्षा दूसरा में रेजिस्टेंस होगा वो कैसा होगा दोस्तों, 9 टाइम्स होगा, या 1/9 टाइम्स होगा, या फिर 1/3 टाइम्स होगा, या फिर 3 टाइम्स होगा दोस्तों, पैरेलल में और सीरीज में। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा। तो पहले पैरेलल में कनेक्टेड थे, फिर सीरीज में कनेक्टेड हुए हैं दोस्तों, 3 रजिस्टर हैं। तो वैल्यू देखते हैं, आइडेंटिकल रजिस्टर है, यदि 1 ओम है एक की, तो जब पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो दोस्तों क्या आएगा आंसर, 1/3 आएगा फर्स्ट कंडीशन में, एंड जब ये पैरेलल में और जब सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो हम बताना है फर्स्ट कॉम्बिनेशन टू सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या होगा इसका रेजिस्टेंस दोस्तों। तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंट है दोस्तों, देखिए R1/R2 क्या आएगा, R1 की वैल्यू है 1/3 एंड R2 की वैल्यू है 3, तो कितना आ जाएगा 1/9।
1/9 टाइम्स क्या आ जाएगा आंसर, सही होगा। R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/9 इंटू R2। दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन वी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चन, और अभी इसके 20 क्वेश्चन और बाकी हैं, वो भी मैं कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्दी आएगा वो वीडियो। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों। यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। और यदि कोई कमी हो इस वीडियो में तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपको आज़ादी है। और यदि पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।